आज बंसी जी की तबीयत ज्यादा गंभीर हो गई थी। उनकी पत्नी सुमन जी ने अपने बेटे को फोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। बिस्तर पे पड़े हुए तुझे याद करते रहते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने बाबूजी से मिलने आ जा। बहू और बिटिया को भी साथ ले आना। दूसरी ओर से आवाज आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊंगा। बेटे अमित का यह कोरा और भावहीन जवाब सुनकर सुमन जी निराशा से भर उठी। उनका उदास चेहरा देखकर बंसी जी के चेहरे पर भी निराशा छा गई। उनकी आंखों से आंसू टपक कर तकिए को भिगोने लगे। 70 वर्षीय बंसी जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वे बिस्तर पर पड़े अपने जीवन के अंतिम दिन जैसे तैसे काट रहे थे। सुमन जी और बंसी जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। उनको उनका इकलौता बेटा था अमित। अमित पत्नी और 12 वर्षीय बेटी के साथ शहर में रहता था। गांव के उस मकान में अब केवल 2 लोग रह गए थे, सुमन जी और बंसी जी। बंसी जी की गांव में खेती करते थे, जिसके सहारे उन्होंने वर्षों तक अपने परिवार का पालन पोषण किया और अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इस योग्य बनाया कि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी सारी उम्र मेहनत में लगा दी थी। लेकिन उम्र के साथ शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। खेतों में काम करना कठिन हो गया था, तो उन्होंने अपनी जमीन ठेके पर दे दी। समय बीतने के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अंततः उन्हें पता चला कि वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई, यहाँ तक कि उनकी जमीन भी बिक गई। अब केवल उनका पुश्तैनी मकान ही बचा था। पहले अमित साल में 2 बार जमीन के ठेके से मिलने वाली रकम लेने गांव आ जाया करता था, लेकिन जब से जमीन बिक गई उसने माता पिता के पास आना तो दूर, फोन करना भी छोड़ दिया। हाँ, कभी कभार उसकी पत्नी थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए फोन करके उनका हाल चाल पूछ लिया करती थी। अक्सर सुमन जी बेटी को फोन करके बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है। आज जब शाम हुई तो अचानक बंसी जी ने कहा, सुमन मेरा जी घबरा रहा है। सुमन जी तुरंत रसोई में नींबू पानी बनाकर ले आई, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंची उन्होंने देखा कि बंसी जी बेसुध पड़े हैं। उनकी आंखें पथरा चुकी थी और मुंह खुला हुआ था। सुमन जी समझ गई थी कि उनके पति बंसी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सहारा, उनका जीवन साथी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। सुमन जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। आखिर बंसी जी के अलावा उनका था ही कौन। अमित को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आने तक का समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब गांव वाले और रिश्तेदार थक गए तो बंसी जी के पार्थिव शरीर को शमशान ले जाया गया। वही अमित भी आनन फानन में पहुंचा और अपने पिता को मुखांकिन दी। 2 ही दिन बीते थे कि अमित अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था वह हो गया, अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता। सुमन जी गुमसुम बैठी रही। न उन्होंने बेटे को जाने के लिए कहा, न ही रुकने के लिए। बस एकटक उसे निहारती रही। वहां उपस्थित गांव वाले और रिश्तेदार उसकी बातों से हैरान रह गए और उन्होंने जब जोर दिया तो अमित को कुछ दिन वहीं रुकना पड़ा। 13वें संस्कार के बाद जब वह गांव से शहर लौटने लगा तो गांव में के सरपंच ने उसे रोककर कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ का सहारा केवल तुम ही हो। उनके पास अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। क्या तुम उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जा पाओगे? तो उनका कौन तो उनको कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सुमन जी की बहू सीमा को बहुत अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर अमित बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि माँ को अपने साथ रख पाऊं। तभी सरपंच बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज है
तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी देखभाल कर लेगी, लेकिन फिर उनके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर अमित घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। सुमन जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनको अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन अमित अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को अच्छे से समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। तो वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है। इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। सुमन जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और जब अमित ने पूरे महीने के खर्च का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, सीमा, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा खाती रहती हो? जो इतना बिल आ गया है, और राशन पर भी कितना खर्च होने लगा है। पूरे 10,000 ज्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी सीमा बोली, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गांव से आई है, तो ऐसे में अगर 10,000 का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी तो अच्छी बात नहीं है। और फिर इसमें 1,000 तो गांव आने जाने का किराया हो गया। सुनिए जी, वह आपकी माँ है और अब वह हमारे साथ है, तो हमें उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। और आप है कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। सुमन जी यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही डावाडोल हो चुकी थी, और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर डाल रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर सीमा से झगड़ा करना अमित का रोज का काम था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुमन जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूं तो सीमा अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी, परंतु अमित को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन सीमा ने अपने पति अमित से कहा, माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन महसूस कर अमित अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, और जब दवाइयाँ दिलवाकर घर पहुंचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सीमा, कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देर थी कि सीमा अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़ के आएंगे और किसके पास? सीमा, मुझे वह सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई है? अरे इतने में तो पूरे परिवार का महीना खर्च निकल जाए। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर सीमा ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज सुनकर अमित हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही सीमा ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। वह आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु सीमा की कही गई बात का अमित पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। वह ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था कि सीमा के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है। अब वह सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया
तो वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और वह उन्हें एक परफेक्ट किडनी डोनर नहीं मिल रही थी और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। अमित यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात अमित को पता चली तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में सुमन जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो अमित ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर सुमन जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध रहती थी, इसलिए अमित अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप वे करवाना चाहते थे आसानी से कर ले, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए अमित अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो सीमा उससे सुमन जी के बारे में पूछने लगी, परंतु सीमा ने देखा कि उसका पति अमित उससे नजरें चुरा रहा था। काफी देर तक वह चुप रहा, परंतु जब सीमा ने कई बार पूछा तो उसने कहा, जब मैं माँ को दवाई दिलवाकर आ रहा था तो माँ अचानक सड़क के किनारे दूसरी ओर चली गई। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियां आ गई और न जाने माँ कहाँ चली गई। सीमा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ अचानक कहीं चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो अमित बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई ही नहीं करता है। ऐसे में मैं क्या करता? मैंने उन्हें काफी ढूंढा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? सीमा उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि सुमन जी अपने आप ही कहीं चली गई। इसलिए वह खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और सुमन जी का कोई अता पता ही नहीं था। अब सीमा 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई सीमा यह देखकर हैरान थी कि अमित जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। अमित ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी उस व्यक्ति की मां के लिए एक परफेक्ट डोनर है, तो अमित को ऐसा लगा जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 10 लाख देने को तैयार है। तो अमित को यह सुनकर भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल 10 लाख के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतनी कीमत में कैसे आंक सकता है? अमित ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालचवश में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ मिल जाए, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकाले या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ देने के लिए भी हाँ कर दी। उधर सीमा के शक की सुई लगातार उसके पति अमित की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि अमित सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वह अपनी सास की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई। वहां जाकर सारी बात बता दी, परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही सीमा ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एक एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी।
जहां उसकी सासू माँ यानी सुमन जी का इलाज चल रहा था। उधर अमित तो पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और सीमा को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूं। सुमन जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध न करे। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा था कि तभी अस्पताल में सीमा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां दवाई मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डॉक्टर छुट्टी पर था। सीमा ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। फिर सीमा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वे कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी, शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। सीमा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट के करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। सीमा को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे ही वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो बहुत परेशान लग रहा था और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। सीमा ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फोटो दिखाई तो उस आदमी की नजर भी उस फोटो की तरफ पड़ी। वह आदमी चौंक गया और ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे सुमन जी की किडनी लगाई जानी थी। सीमा का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर के पास तरफ गई और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सीमा के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और सीमा पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए अमित बाहर से आ रहा था। अमित ने जैसे ही वहां सीमा को पुलिस के साथ देखा तो वह घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और कोई चालाकी नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी अपने साथ ले गए। थाने में ले जाकर जब अमित की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपने जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर आदमी का उस मामले में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक मालूम नहीं था कि इस विषय में दाता की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर सीमा अपनी सासू माँ को वहां से बाहर लेकर आई और उनके होश आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुमन जी को होश आया तो सीमा उसके गले लगकर रोने लगी। सुमन जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। सीमा अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली आई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा अमित कहाँ है। जब सुमन जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो सीमा अब उनसे वह सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। सुमन जी यह सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि क्या कमी थी उनके परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती तो उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। अमित को 3 साल कैद की सजा मिली और वहीं डॉक्टर को जुर्माने के साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण सुमन जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था।
वे धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर सीमा ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी ताकि घर का खर्चा निकाल सके, क्योंकि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब सुमन जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 साल बीतने के बाद जब अमित घर वापस आया तो वह पहले जैसा अमित नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। अमित के मन में अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वे लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। फिर सुमन जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया। दोस्तों, क्या 3 साल की सजा एक माँ के साथ किए गए ऐसे धोखे के लिए काफी है? क्या ऐसे लोग दोबारा भरोसे के लायक हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।